इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका ये मतलब है कि आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आप बढ़िया से गिटार बजाना सीखें। सो लेट मी अश्योर यू कि आप एकदम सही जगह पर पहुंचे। आपने बस करना ये है कि उस गिटार को झाड़ पोंछ करके रेडी रखिए। इट डज नॉट मैटर वॉट एज यू आर। मुझे लगता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू डू। जो लोग पहली बार गिटार पकड़ रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आप शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखते हैं, देन डेफिनेटली यू विल क्रेव फॉर द नेक्स्ट लेसन। और जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे गिटार प्ले करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा ब्रश थ्रू लेसन होगा अपने बेसिक्स रिवाइज करने का, और आगे आने वाले लेसन्स में भी उनके लिए भी बहुत कुछ होगा सीखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑडियो गेटर। मैं हूं विशाल मिश्रा। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गिटार के पार्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग की बॉडी होती है ना, जिसमें हेड, नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसी तरीके से गिटार भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक एंड बॉडी। बट उसके अलावा भी हम लोग के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स। वैसे गिटार के भी और सब पार्ट्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं गिटार में। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको बोलते हैं हेड या हेड स्टॉक। ठीक है, ये जो नॉब्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज ट्यूनिंग कीज या ट्यूनिंग पेग्स। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में होता नहीं था कि जहां हम लोग का थोड़ा बहुत फोकस हटता था तो घर वाले हम लोग के कान उमेड़ देते थे, एकदम सब राइट टाइम हो जाते थे हम लोग। तो सिमिलरली जब गिटार भी अनट्यून हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, तो उसको ट्यून करने के लिए हम लोग इन ट्यूनिंग कीज का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नट, जहां पे हमारी स्ट्रिंग्स रेस्ट कर रही होती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट बोर्ड, फिंगर बोर्ड या नेक ऑफ द गिटार। अब इसमें आप अगर देखो, ये मेटल रॉड्स बीच बीच में लगे हुए हैं, और ये आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रेट्स। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट मार्क्स बने हुए हैं गिटार में। इनको हम लोग बोलते हैं पोजीशन मार्कर्स। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है या कब ये यूज होते हैं? जब आगे हम लोग लेसन्स में बढ़ेंगे, तो जैसे हम लोगों को कोई कॉर्ड बजाना है या कोई मेलोडी बजानी है सॉन्ग की, या कोई स्केल बजाना है, अब हमको वो चीज मान लीजिए 3rd फ्रेट से बजानी है, तो ये हम लोग के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। अब हम गिनेंगे नहीं वहां पे कि 1 2 3 4 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। सीधे बोला 3rd फ्रेट, तो यानी कि फर्स्ट डॉट पे जो हम पकड़ेंगे, सो दैट विल बी माय 3rd फ्रेट। ऐसे ही 5th फ्रेट, 7th फ्रेट, इस तरीके से पूरे थ्रू आउट द गिटार में आपको ये पोजीशन मार्कर्स दिखेंगे। अब इस जगह पे अगर आप देखें तो यहां पे 2 स्पॉट्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पे भी आपको फ्रेटबोर्ड पे 2 डॉट्स मिलें एक ही फ्रेट पे, मतलब है कि वो 12th फ्रेट है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आगे हम लोग समझेंगे कि व्हाई दिस 12th फ्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे लेसन्स में, तो इस चीज पे हम लोग वापस आएंगे। अब बात आती है बॉडी ऑफ द गिटार। तो ये होती है आपकी बॉडी। अब इसमें भी कई पार्ट्स हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो व्हाइट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सैडल, और ये जो वुडन पार्ट है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। अब ब्रिज कैसा होता है कि उसके 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं और उसके बीच में चीज हैंग कर रही होती है। तो सिमिलरली अगर आप देखो तो इस सैडल और नट के बीच में हमारी स्ट्रिंग्स हैंग कर रही हैं। आप देखो अगर, तो इनके बीच में एक गैप होता है स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा एक्शन, बट नाम ले लिया है तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं आपको कि ये जो डिस्टेंस होता है हमारा फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। तो जब भी हम कोई नया गिटार लेते हैं
तो जिसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग पहली बार अपना गिटार परचेज कर रहे हैं तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जिनसे आप सीख रहे हैं वो अगर आपके साथ उस स्टोर पे जा सकते हैं चूज करने के लिए गिटार, तो डेफिनेटली उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती। बट अगर आप अकेले जा रहे हैं और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नया गिटार परचेज करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो बात यह आती है कि जो एक्शन होता है स्ट्रिंग्स का, ये बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसका आइडियल जो लेंथ है सो दैट शुड बी अराउंड 3 to 4 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हमें फिंगर बोर्ड पे प्रेस करने में दिक्कत होगी, और अगर ये बहुत ज्यादा नीचे होगा तो ये मेटल पार्ट से टच करेगा और बज होगी स्ट्रिंग और अजीब सी साउंड आएगी जो कि आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए एक्शन जो है गिटार का वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ब्रिज पिन्स। ब्रिज पिन्स का क्या काम होता है, जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इससे पिन से फंसी रहती हैं और यहां पे जाकर के ये टाई हो जाती हैं। वाउंड करते हैं हम लोग इनको ट्यूनिंग कीज में। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साउंड होल। साउंड होल का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग प्लग करते हैं तो जो साउंड आपको सुनाई पड़ रही है वो इस बॉक्स की वजह से आपको एम्पलीफाइड साउंड सुनाई पड़ रही है, क्योंकि ये पूरा हॉलो होता है और इसके अंदर आपको जब भी कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो एक एम्पलीफाइड साउंड आपको सुनाई पड़ती है। तो ये हो गए हमारे गिटार के पार्ट्स। अब क्योंकि साउंड होल की बात करिए तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कई आपको गिटार दिखेंगे, अकूस्टिक गिटार ही, जिसमें आपको ट्यूनर भी लगा होगा गिटार ट्यून करने के लिए, उसका इक्विलाइजर भी होगा और उसमें एक एम्पलीफायर भी होगा जिसको आप केबल के थ्रू एम्प में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी लाइव शो में। तो वो भी तरीके के गिटार्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनमें नहीं भी होता है, जैसा ये है कि इसमें कोई भी इक्विलाइजर या पिकअप नहीं लगा हुआ है। अब बात आती है कि मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल बात अगर बताऊं, फिजिक्स भी जो है वो म्यूजिक से एकदम जुड़ी हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा वरना आपको लगेगा कि मैं कोई फिजिक्स का या कोई बहुत टेक्निकल लेक्चर देने लगा हूं। बट मैं सिंपल सा आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एयरवेव डिस्प्लेस होती है तो उससे हमको साउंड सुनाई पड़ती है। तो अब यहां पे क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग प्लग करते हैं तो अंदर की एयरवेव डिस्प्लेस होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस वुडन बॉक्स वो हमें सुनाई पड़ती है आवाज। और यही एक मेजर डिफरेंस होता है एक अकूस्टिक गिटार में, जो कि ये है, या इलेक्ट्रिक गिटार में। अब इलेक्ट्रिक गिटार में आपने देखा होगा कि पूरी जो बॉडी है वो पूरी मेटल की बॉडी होती है। तो उसमें अगर आपका गिटार एम्पलीफायर से कनेक्टेड नहीं है और अगर आप उसकी स्ट्रिंग्स बजाएंगे तो उसमें ना के बराबर आवाज आएगी। उसका कारण यह है कि पूरी मेटल बॉडी है, ऐसे हॉलो बॉडी नहीं है, कोई अकूस्टिक्स नहीं है उस गिटार का जिसकी वजह से वो अपने से आवाज कर पाए। तो उसके लिए क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गिटार्स में मैग्नेटिक पिकअप्स लगे होते हैं। उसका काम क्या होता है कि जब भी उसको आप एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं सो वो जो एम्पलीफायर होता है वो एम्पलीफाई करता है साउंड को, उन स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशंस को, जो कि आपको एम्प या स्पीकर के थ्रू सुनाई पड़ता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक या अकूस्टिक गिटार में। अब अकूस्टिक गिटार के भी कई तरीके के मॉडल्स होते हैं। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सो दिस इज अ जंबो मॉडल। जंबो मॉडल कहलाता है ये। एक गिटार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ कट, उसमें यहां पे ऐसे एक कट होता है गिटार में, और एक मॉडल होता है जिसमें दोनों साइड कट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन मॉडल। जैसे कार्स के अलग अलग मॉडल्स होते हैं वैसे ही गिटार के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गिटार की स्ट्रिंग्स के बारे में। गिटार में होती हैं 6 स्ट्रिंग्स। अगर आप क्लोजली देखें गिटार को तो सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो सबसे पतली होती है और जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है वो सबसे मोटी स्ट्रिंग होती है, और उसी नंबर में उसके नंबरिंग भी होती है। मतलब कि जो सबसे पतली स्ट्रिंग है वो होती है स्ट्रिंग नंबर 1 और फिर हम लोग ऊपर बढ़ेंगे।
स्ट्रिंग नंबर 1, फिर स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3, स्ट्रिंग नंबर 4, स्ट्रिंग नंबर 5 एंड स्ट्रिंग नंबर 6। मतलब कि पतली से मोटी स्ट्रिंग की तरफ हम लोग होंगे नंबर उसके 1 2 3 4 5 6। अब नंबर तो होते ही हैं स्ट्रिंग के, साथ में स्ट्रिंग के नेम भी होते हैं। अब नॉमेनक्लेचर कैसा होता है इनका? सबसे पहली जो स्ट्रिंग है, सबसे पतली स्ट्रिंग, ये होती है ई स्ट्रिंग, ई एज इन एलिफेंट। सेकेंड स्ट्रिंग जो है वो होती है बी स्ट्रिंग, बी एज इन बॉय। फिर आती है हमारी जी स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग होती है जी स्ट्रिंग, जी एज इन गन। फिर आती है हमारी डी स्ट्रिंग, डी स्ट्रिंग होती है हमारी फोर्थ नंबर स्ट्रिंग, डी एज इन डॉग। फिर आती है हमारी ए स्ट्रिंग, ए एज इन एप्पल। एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग अगेन ई। तो यानी कि पहली और सिक्स्थ स्ट्रिंग दोनों ही हमारी होती हैं ई। अब आप सोचेंगे कि दोनों का नाम ई कैसे होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है इसकी साउंड और ये सुनने में तो ये फर्क लग रही है कि सिक्स स्ट्रिंग काफी मोटी साउंड कर रही है, काफी हैवी साउंड कर रही है, और फोर्थ स्ट्रिंग हमारी काफी श्रिल साउंड कर रही है, बट इनका नोट सेम है जो कि है ई। अब बात यह आती है कि इन स्ट्रिंग्स का ये नाम क्यों है। तो जब हम लोग गिटार ट्यून करते हैं तो हमारा गिटार ट्यून होता है 440 हर्ट्ज पे, ये हमारी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है। तो इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, सेकंड या थर्ड वीडियो आपका आ जाएगा, जिसमें हम बताएंगे कि पूरा गिटार कैसे परफेक्टली ट्यून कर सकते हैं आप। तो अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये नाम कैसे होते हैं स्ट्रिंग्स के। तो नाम इस तरीके से है कि अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग परफेक्टली ट्यून्ड अगर ओपन स्ट्रिंग बजाऊंगा बिना कहीं पे भी फ्रेट बोर्ड पे पकड़े, सो दिस इज माय ई नोट। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन क्लासिकल में स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, तो ये सारे नोट्स होते हैं। तो इसी तरीके से गिटार पे भी, वेस्टर्न म्यूजिक में भी सारे नोट्स होते हैं जो कि बजते हैं हमारे गिटार में। तो ओपन स्ट्रिंग अगर फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हम बजाएं तो वो होता है हमारा ई नोट। उसी तरीके से सेकेंड स्ट्रिंग अगर हम बजाएंगे तो वो होता है हमारा बी नोट। फिर होता है हमारा जी नोट, फिर आता है डी नोट, फिर आता है ए नोट, और फिर आता है हमारा ई नोट। तो अब फर्क क्या है कि दोनों ही ई नोट हैं, मगर इनका ऑक्टेव फर्क है। तो अब अगर हम ऑक्टेव की बात करें तो ऑक्टेव कैसे होता है? जैसे इंडियन क्लासिकल में सारे गामा होता है, कैसे होता है? सारे गामा पा धा नी सा। तो सा पहले भी था, लो सा, और सा ये हाई सा है, मतलब कि नेक्स्ट ऑक्टेव है। 7 स्वर आए, फिर उसके बाद रिपीट हो गया नोट, इसलिए वो हमारा हो गया अगला ऑक्टेव। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी ये ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट, तो परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है, हम लोग वापस से आएंगे। अब क्योंकि मैंने ये दोनों नोट समझाने थे तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बारे में बात होगी, प्रैक्टिकली करेंगे, तो वी विल अगेन कम बैक टू दिस थ्योरी, तो वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात आती है कि जब भी हम लोग गिटार प्ले करेंगे तो उसमें जितनी भी हमारी फिंगर्स हैं इनको हम एक नाम से रेफर करेंगे। जैसे कोई कॉर्ड हमें आपको बताना होगा तो आई विल लेट यू नो कि कौन सी फिंगर आपने कौन से फ्रेटबोर्ड पे प्रेस करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्टार्टिंग में समझ ले कौन सी फिंगर को हम क्या नाम से रेफर करेंगे। ये हो गया हमारा थंब, ये हो गई हमारी इंडेक्स या फोर फिंगर, ये हो गई हमारी मिडिल फिंगर, ये हो गई हमारी रिंग फिंगर, और ये हो गई हमारी लिटिल या पिंकी फिंगर। अब जब भी कभी हम कॉर्ड्स या फिंगर बोर्ड एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो व्हेनेवर आई विल रेफर देम विद दीज नेम्स: इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल या पिंकी फिंगर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग गिटार पकड़ेंगे कैसे।
ये गिटार है आपका, तो यू विल रेस्ट इट ऑन योर लेग पे आपने रेस्ट किया और आपका हाथ आएगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हूं, इसलिए मेरा जो लेफ्ट हैंड है उससे मैं स्ट्रमिंग कर रहा हूं और जो मेरा राइट हैंड है उससे मैं फ्रेटबोर्ड प्रेस करूंगा। अगर आप राइट हैंडेड प्लेयर हैं तो आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि आप राइट हैंड से स्ट्रमिंग करेंगे और आपका लेफ्ट हैंड से आप फ्रेटबोर्ड प्रेस करेंगे, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका फॉर अ राइट हैंडेड पर्सन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजें आपकी वैसी ही रहती हैं। तो अब बात आई कि हमने उसको लेग पे प्लेस किया गिटार को और अपना हाथ ऐसे रखा कि जब हम स्ट्रिंग्स को प्ले करें तो हमारा हाथ जो है वो इस साउंड होल के सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ बहुत पीछे यहां पे हम प्ले कर रहे हैं तो भी अच्छी साउंड नहीं आएगी, या बहुत हम फ्रेटबोर्ड के पास प्ले करें तो भी अच्छी साउंड नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये साउंड होल है हमारा, तो हमारा हाथ ऐसे हम फिक्स करें अपना एल्बो कि यहां पे हमारा साउंड होल के पास में आवाज आए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग गिटार प्ले किस चीज से करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्ट्रम या पिक, कुछ ऐसी दिखती है। तो इसको पकड़ने का सही तरीका क्या है? ये जो आगे थोड़ा लंबा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप ऐसे सामने रखिए और अपना थंब और फोर फिंगर को आप हल्का सा फोल्ड करिए। सिर्फ इन दो थंब और फर्स्ट फिंगर से ही हम लोग प्रेस करेंगे। थंब ऐसे रखा एंड फर्स्ट फिंगर फोल्ड करी और उसको ऐसे पकड़ा। इसको हम लोग ऐसे कभी नहीं पकड़ेंगे। वी विल ऑलवेज होल्ड द प्लेक्ट्रम, थंब अक्रॉस रखेंगे ऐसा और फर्स्ट फिंगर को हम लोग फोल्ड करके पकड़ेंगे लाइक दिस। और इसको कैसे? साउंड होल के पास वी विल प्ले इस तरीके से हम लोग होल्ड करके स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे। अब हमारी बात आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग गिटार होल्ड कर लेंगे। इस हाथ को आप फ्रेटबोर्ड पे सपोर्ट के लिए रखिए ऐसे। 3 फिंगर्स जो हैं वो खाली सपोर्ट के लिए रहेंगी, हवा में ऐसे हाथ नहीं रखेंगे। यू कैन प्रॉब्ली कीप योर थंब like this on the 6th string पे आप रेस्ट करिएगा और धीरे धीरे हम लोग बजाएंगे डाउन स्ट्रोक, मतलब कि ऊपर से नीचे स्ट्रोक करेंगे 6th स्ट्रिंग से लेकर के 1st स्ट्रिंग तक, और कोई भी फ्रेट प्रेस नहीं करेंगे, ओपन स्ट्रिंग्स बजाएंगे। कैसे? खास बात ध्यान ये देनी है, हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम हो, बट जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। हमें ये नहीं करना है एक्सीडेंटली कोई दूसरी स्ट्रिंग हिट नहीं करनी है, मतलब कि हमने 6th बजाई और ऐसा नहीं होना चाहिए। 6th स्ट्रिंग बजा रहे हैं तो सिर्फ 6 स्ट्रिंग ही प्ले होनी चाहिए। ये हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? जैसे हम लोग ऊपर से नीचे गए थे डाउन स्ट्रोक, अब हम लोग 1st स्ट्रिंग से 6th स्ट्रिंग तक आएंगे अप स्ट्रोक। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। एंड आई एम श्योर अब आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगना शुरू हो गया होगा गिटार। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बॉडी पार्ट्स सीखे और क्या क्या चीजें जानी गिटार के बारे में। सबसे पहले ये हो गया हमारा हेड या हेड स्टॉक,
ये हो गई हमारी ट्यूनिंग कीज या ट्यूनिंग पेग्स। ये वाइट पार्ट हो गया हमारा नट। ये हो गए हमारे फ्रेट्स, ये जो ब्लॉक्स हैं। ये वाइट मार्क्स हो गए हमारे पोजीशन मार्कर्स। इस पूरे पार्ट को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड या नेक ऑफ द गिटार। ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द गिटार। इसके अंदर ये वाइट पार्ट हो गया हमारा सैडल। ये वुडन पार्ट हो गया हमारा ब्रिज। ये हो गए हमारे ब्रिज पिन्स। ये हो गया हमारा साउंड होल। और एक चीज मैं भूल गया था बताना, वो ये है जिसको बोलते हैं स्क्रैच गार्ड। जो राइट हैंडेड गिटारिस्ट होंगे उनके लिए ये नीचे ही होगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग्स चेंज की हुई हैं इस गिटार की, इसलिए ये ऊपर आपको दिख रहा है, अदरवाइज ये नीचे होगा। इसका काम क्या होता है, जब आप प्लेक्ट्रम से प्ले करेंगे तो आपका बॉडी ऑफ द गिटार स्क्रैचेस ना लगे उसके ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रैच गार्ड। वो यहां पे होता है, जब आप स्ट्रम करेंगे तो वो स्क्रैच होने से बचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्रैच गार्ड। एक चीज और आपको दिखेगी गिटार में, एट द बैक ऑफ द गिटार एक पिन होती है जिसमें आप स्ट्रैप हैंग कर सकते हो। ये यहां पे भी होती है एंड यहां पे भी होती है, तो यहां पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेटबोर्ड के स्टार्टिंग पार्ट पे भी आप इसको एक थ्रेड से टाई कर सकते हैं। समहाउ आई फाइंड इट लिटिल कूलर, तो मुझे ये यहाँ पे अच्छा लगता है इसको टाई करना, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे किया है। इसको आप इस जगह पर भी कर सकते हैं। एंड फाइनली बात आती थी स्ट्रिंग्स के नेम की, जो कि हैं E, B, G, D, A, E। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैं स्ट्रिंग का नेम और उनका नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। तो लेसन 1 में इतना ही। हम लोग ओवरडोज नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से गिटार प्ले करना सीख जाओगे। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे कि अवेलेबल नोट्स कौन कौन से होते हैं गिटार पे, हम कौन से स्वर, कौन से नोट्स प्ले कर सकते हैं, कितने तरीके के नोट्स होते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अब जैसे हर फ्रेट, हर स्ट्रिंग पे एक पर्टिकुलर नोट है ये, तो वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस बारे में बात करेंगे, और हम लोग अपनी अगली 2 एक्सरसाइजेस भी उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप एक अलग से नोटबुक बना लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं वो आप उसको नोट करते चलिए। एंड ये चीज ऐसी होगी कि जो कि आपके साथ हमेशा रहेगी, और कभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो नोट्स को आप वापस से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ सीख कर जा रहे हो, तो प्लीज आप लाइक करो वीडियो को, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड स्पेशली सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल आइकॉन है उसको जरूर आप प्रेस करो, सो दैट कोई भी नई वीडियो आए, नया लेसन आए, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी लेसन मिस ना करो। जिन लोगों को ऑडियो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड होती है, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके लिए भी मेरा एक कोर्स है, ऑडियो प्रोडक्शन बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, मेरे चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी देखिए और साथ में गिटार भी सीखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट गिटार लेसन में। टिल देन स्टे ट्यून टू द ऑडियो गेटर। सी यू लेटर।